देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश। फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से 300 किलो आरडीएक्स बरामद। डॉक्टर आदिल के साथ एक और डॉक्टर भी हिरासत में लिया गया। जैश से संबंधों के चलते जांच के बाद कार्रवाई। पटना के दानापुर में दर्दनाक हादसा। दानापुर में मकान की छत गिरी, मलबे में दबने से 5 लोगों की मौत। बिहार में प्रचार खत्म होते ही सभी दलों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए पेश। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बहुमत के साथ बनेगी एनडीए की सरकार। तेजस्वी बोले, इंडिया गठबंधन को शानदार जनादेश मिलेगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण हुआ गंभीर। एक्यूआई हुआ 350 के पार। लोगों की सांसों पर मंडराया संकट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां लैंड फॉर जॉब घोटाले में से जुड़ा है सीबीआई का मामला, जहां पर लालू एंड फैमिली के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश टल गया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में 4 दिसंबर के लिए ये पूरा आदेश जो है वो टल गया है। आरोप तय करने के लिए कोर्ट 4 दिसंबर को अपना आदेश सुनाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ये पूरा आदेश जो है वो टाल दिया गया है। 4 दिसंबर को इस पूरे मामले में फैसला आएगा। लैंड फॉर जॉब घोटाले में अब ये बड़ा अपडेट है, जहां पर लालू एंड फैमिली के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश टला है। राउज एवेन्यू कोर्ट में 4 दिसंबर के लिए ये आदेश जो है वो टाल दिया गया है। अब आरोप तय करने पर कोर्ट 4 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगा। तो ऐसे में लगातार इस बात को लेकर कहा जा रहा था कि अगर लालू यादव के परिवार के खिलाफ ये फैसला सुनाया जाता है तो कहीं ना कहीं जो पूरा बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण है वो इससे प्रभावित होता हुआ नजर आएगा। ये एक नेगेटिव फैक्टर की तरह लालू परिवार के लिए काम करेगा। महागठबंधन के लिए भी काफी हानिकारक ये हो सकता था, लेकिन लालू परिवार के लिए अच्छी खबर इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये फैसला टलने के बाद अब कल का पूरा मतदान जो है, आज जो इतना ये इस बात को लेकर माहौल बन रहा था कि कहीं ना कहीं अगर खिलाफ में फैसला आया तो इसके बाद जो है उनके लिए नेगेटिव ये हो सकता है। लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा सीबीआई का ये पूरा मामला, जहां पर लालू एंड फैमिली के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश टल गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में 4 दिसंबर के लिए फैसला जो है वो टाल दिया गया है। आदेश जो है 4 दिसंबर के लिए ये टाला गया है। अब आरोप तय करने पर कोर्ट 4 दिसंबर को ये पूरा फैसला सुनाएगा, ये बताया गया है। ऐसे में अब शांतिपूर्ण कल दूसरा जो चरण है बिहार विधानसभा चुनाव का, वो महागठबंधन के लिए जारी रहेगा। और ऐसे में लालू एंड फैमिली के खिलाफ आरोप तय करने पर आदेश टल गया है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 4 दिसंबर के लिए आदेश जो है वो टाल दिया गया है। 4 दिसंबर को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी फिर से, और तब फैसला सुनाया जा सकता है। और ऐसे में तमाम तथ्य आज भी पेश किए गए और उन तथ्यों के आधार पर ही ये फैसला लिया गया है कि 4 दिसंबर तक इस फैसले को टाल दिया जाए। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, एमसीडी उपचुनाव पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। हम 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, सीएम रेखा गुप्ता की ओर से कहा गया है। हमारा लक्ष्य साफ और हरी भरी दिल्ली बनाना है, सीएम रेखा गुप्ता की ओर से बयान सामने आया। पहले ही सरकारों ने सिर्फ राजनीति की, यानी पहले की सरकारों पर आम आदमी पार्टी पर साफ तौर पर निशाना साधती हुई रेखा गुप्ता यहाँ पर नजर आई। उनकी ओर से कहा गया कि पहले की सरकारों ने केवल राजनीति की है, लेकिन हमारा काम जो है अब दिल्ली को स्वच्छ और हरा भरा बनाना है। हम चाहते हैं दिल्ली का हर वार्ड सुंदर और विकसित हो। ये बात सीएम रेखा गुप्ता की ओर से यहाँ पर कही गई है। तो सीधे तौर पर जो उपचुनाव होना है एमसीडी का, उसमें आप देखेंगे किस तरीके से आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस बनाम भाजपा के बीच में ये महामुकाबला होना है। 12 सीटों का ये मुकाबला। और ऐसे में बीजेपी की ओर से रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। पहले की सरकारों ने सिर्फ राजनीति की है, साफ तौर पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए। हम चाहते हैं दिल्ली और हर वार्ड सुंदर और विकसित हो, सीएम रेखा गुप्ता की ओर से कहा गया है। दिल्ली
से बड़ी खबर एमसीडी उपचुनाव पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया और हमने आपको इससे पहले खबर भी बता चुके हैं कि किस तरीके से 12 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया जा चुका है भाजपा की ओर से। तो साफ तौर पर रेखा गुप्ता की ओर से कहा गया है कि दिल्ली को साफ सुथरा बनाना है और पहले की सरकारों पर भी निशाना साधती हुई रेखा गुप्ता यहां पर नजर आए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। फरीदाबाद में 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से आरडीएक्स बरामद हुआ है। फरीदाबाद में AK-47 और कारतूस भी बरामद हुई है। इसके घर से डॉक्टर आदिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। डॉक्टर आदिल की निशानदेही पर ये बरामदगी यहाँ पर हुई है। हिरासत में जैश से संबंधों के चलते इसे लिया गया है। जांच फिलहाल जारी है। फरीदाबाद से ये 300 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है, कार्रवाई की जा रही है। फरीदाबाद में AK-47 और कारतूस भी डॉक्टर के घर से यहाँ पर बरामद हुई है। देश में बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश यहाँ पर किया गया है और ऐसे में इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है, जाँच की जा रही है। तमाम तथ्यों को अभी खंगालने का काम पुलिस की ओर से किया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि 300 किलो आरडीएक्स घर में मिलना और किस तरीके से इसे घर में लाया गया, क्या कुछ इसके पीछे इसके मंसूबे थे, ये तो साफ है कि आतंकी मंसूबों से त्रस्त ये व्यक्ति। और ऐसे में फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ इस पूरे मामले में जारी है, कार्रवाई की जा रही है। फरीदाबाद में घर से 300 किलो आरडीएक्स के मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। कई सारे हथियार भी इसके घर से लिए हैं। फरीदाबाद में AK-47 और कारतूस इसके घर से बरामद हुआ है और ऐसे में इस डॉक्टर को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ डॉक्टर से की जा रही है। फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से आरडीएक्स ये बरामद हुआ है और ऐसे में जैसे कि हमने पहले जिक्र किया कि सुरक्षा को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इनफ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज नॉट आरडीएक्स। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा इट्स नॉट आरडीएक्स। तो ये इनफ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉक राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और अधिकारियों का स्मरण करता हूं जिन्होंने प्रदेश व समाज की शांति के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई और उन्हीं के कालखंड में राज्य को विशेष औद्योगिक पैकेज के माध्यम से इस राज्य की नींव को मजबूती प्रदान करने का काम हुआ। भाइयों बहनों, हम सभी उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि हमारे गौरवशाली राज्य की 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा पूर्ण होने पर आयोजित रजत जयंती समारोह में कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे सभी प्रदेशवासियों को उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। कल देहरादून में आयोजित समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों को पुनः दोहराया जो उन्होंने वर्ष 2021 में बाबा केदार के धाम की दिव्य धरा से कहे थे कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उनके इन शिवमय शब्दों को चरितार्थ करने के लिए हमारी सरकार संकल्पित होकर निरंतर कार्य कर रही है। हमने बीते 4 वर्षों में राज्य में रोजगार एवं स्वरोजगार के साधनों को बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में 30 से अधिक नीतियों को लाकर, नई नीतियों को बनाकर
प्रदेश के समग्र विजन को प्रस्तुत करते हुए राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने का प्रयास किया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य विभिन्न चुनौतियों का सामना कर अनेक क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमने किसानों की आय में वृद्धि करने में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया है। हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 12.69% रही है, जो राष्ट्रीय औसत से 4 गुना अधिक है। साथ ही आज हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने के और उनके उपलब्ध अवसर कराने में भी देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में 4.4% की रिकॉर्ड कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इतना ही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। साथ ही नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में 2023-24 के इंडेक्स में हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हमारा राज्य उत्तराखंड देश के पहले स्थान पर आया है। इसके साथ ही हमारे 4 गांव जखोल, हरसिल, सूपिया और गुंजी को देश में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिला है। वहीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उत्तराखंड के प्रति उनका विशेष लगाव उसी का परिणाम है कि आज उनके मार्गदर्शन और सहयोग से हमारा उत्तराखंड विकास और समृद्धि के अनेक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के अंदर विभिन्न परियोजनाओं में 2 लाख करोड़ रुपए की धनराशि से, उससे भी अधिक की धनराशि से अनेक योजनाएं आज गतिमान हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में जहां एक और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। आज जहां एक और दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना, भारतमाला पर्वतमाला परियोजना, अमृत योजना, ऑल वेदर रोड और उड़ान योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नए आयाम प्रदान किए जा रहे हैं। वहीं एक जनपद 2 उत्पाद योजना, हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड, नई औद्योगिक नीति, नई लॉजिस्टिक नीति, नई पर्यटन नीति, स्टेट मिलेट मिशन, स्टार्टअप नीति, फार्म मशीनरी बैंक योजना, एप्पल मिशन, कीवी मिशन और स्वरोजगार योजनाएं, इन योजनाओं की पहल के माध्यमों से हम प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लोकल टू ग्लोबल के मंत्र को साकार करने का कार्य भी कर रहे हैं। इन योजनाओं के माध्यम से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र और कृषि के क्षेत्र में के संभावनाओं के नए द्वार भी खुल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड को 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। साथ ही उन्होंने हमें कई लक्ष्य भी दिए हैं, जिनके माध्यम से उत्तराखंड आने वाले वर्षों में विकसित भारत के पथ प्रदर्शक पथ राज्य के रूप में स्थापित होगा और पूरे देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। उनके आह्वान के अनुसार ही हम उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। साथ ही हम केदारखंड और मानसखंड मंदिर माला मिशनों के द्वारा अपने प्राचीन मंदिरों के
संरक्षण और संवर्धन सौंदर्यीकरण के लिए संकल्पित हैं। इतना ही नहीं, हम ऋषिकेश और हरिद्वार को योग और आध्यात्मिक केंद्रों के रूप में वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने के उद्देश्य से योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो रजत जयंती के मौके पर आयोजित खास कार्यक्रम से आप सुन रहे थे सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जहां पर प्रतिबद्धता उनकी ओर से दोहराई गई कि राज्य के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। जिससे आने वाले समय में कोई दूसरा जिन्ना पैदा होकर के भारत की अखंडता को चुनौती न देने पाए, इस दिशा से आज की एकता यात्रा व्यापक जन जागरण का आह्वान कर रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी देशवासियों का आह्वान किया था कि स्वतंत्रता का मतलब केवल आजादी नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास हमें कराता है। देश के युवाओं के लिए भी उन्होंने कहा था कि जिस देश का युवा जागरूक होगा, जागृत होगा, उस देश में कभी गुलामी नहीं आ सकती। हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके सदैव आगे बढ़ना होगा। ये राष्ट्रीय एकता इसी बात को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नमन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्मृतियों को भी नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो वही एटा में तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए। घटना सकीर थाना क्षेत्र के करमचंदपुर गांव के पास की बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज एटा में भर्ती कराया गया। इलाज जारी है। पुलिस ने दोनों बाइकों को जब्त कर जाँच शुरू कर दी है। एटा का ये पूरा मामला, जहां पर तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। ऐसे में इस हादसे में एक मासूम की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तेज रफ्तार बाइक की आमने सामने भिड़ंत यहां पर हुई है और ऐसे में इस भीषण हादसे में एक मासूम की भी दर्दनाक मौत हो गई। और इस बीच सपा सांसद अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। साथी का बहुत धन्यवाद देता हूं। आप अगर नाम बता दे तो नाम लेकर के मैं धन्यवाद दे दूं। क्या नाम है? मैं सौरभ सिंह परिहार जी का विशेष धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मुझे कहा कि छत्तीसगढ़ में यादव समाज को जोड़ना चाहिए। मैं यादव समाज को जोड़ने के साथ साथ पीडीए समाज जो हमारा है, जो बहुत पिछड़ा है, अपमानित है और हमारा और उनका एक ही दुख है। हम एक ही पीड़ा से बंधे हुए लोग हैं। हम एक ही पीड़ा से बंधे हुए लोग हैं। अब सोचिए, उदाहरण के लिए बीजेपी ने जिस मंदिर में मैं गया वो मंदिर में गंगा जल से धुलवाया। अब आप सोचिए, बीजेपी की ये सोच है। तो इसलिए पीडीए के लोगों का एक ही सा दुख है, एक ही सी पीड़ा है। और कोई भी पीडीए परिवार का किसी भी पद पर बैठ जाए, पीडीए परिवार का व्यक्ति किसी पद पर बैठ जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कभी कभी अपमानित होना पड़ता है। इसलिए जो जाति का सवाल है, कास्ट सेंसस, हम उसके पक्ष में हैं। हमारा मानना है कि जिस समय सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो जाएगी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा करने के लिए बाबा साहब के साथ साथ डॉक्टर राममनोहर लोहिया का सपना पूरा हो और बहुत सारे ऐसे आपके प्रदेश में भी समाजवादी आंदोलन के नेता जुड़े रहे, आदिवासी समाज के नेता जो इस आंदोलन से जुड़े रहे, उनकी यही ख्वाहिश थी कि सामाजिक न्याय मिले, हम बराबरी पर पहुंचे। और हमें उम्मीद है आने वाले समय में हम लोग उस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे।
ये जब से वाईफाई आ गया है, वाईफाई टेक्नोलॉजी वायरलेस है, तो रिमोट होना स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर धन दौलत बहुत है और जहां लाभ की जगह होगी, लाभ, वहां बीजेपी हमेशा एक रिमोट रखती है अपने पास। लाभ की जगह पर रिमोट बीजेपी रखती है। अभी मैं बगल के प्रदेश में गया था, वहां भी डबल इंजन की सरकार है, वहां गांजा और शराब पकड़ी गई। तो एक इंजन गांजा सप्लाई कर रहा है, एक इंजन शराब सप्लाई कर रहा है, तो ये डबल इंजन है। नहीं, इसके बगल का प्रदेश, बगल के प्रदेश की खबर थी अखबार में। और हमारे तो डेली गांजा पकड़ा जाता है, कोई दिन उत्तर प्रदेश में नहीं जाता है जिस दिन गांजा ना पकड़ा जाए। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन है, गांजा कहां से आ रहा पता नहीं लग रहा। हम खुद सोच रहे हैं गांजा आ कहां से रहा है। नहीं, वो अभी मैंने अखबार ठीक से पढ़ा नहीं। मैं अब छत्तीसगढ़ की न्यूज फॉलो करूंगा और उसके बाद आपको विस्तार से जानकारी दिया करूंगा। हाँ हाँ। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जहां पर जमकर बीजेपी पर निशाना उन्होंने साधा है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए HNN न्यूज।